हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि मैंने आपके लिए हिंदी पेडागोजी की एक सीरीज स्टार्ट करी थी, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे थे आपके एग्जाम में, वो मैं आपको करवा रहा था, जिसके मैंने आपको 2 प्रैक्टिस सेट करवा दिए थे। अगर आपने वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा। तो उसी प्रैक्टिस सेट की आज ये तीसरी सीरीज है, यानी कि तीसरी वीडियो है। अगर इससे पहले वाली वीडियोज नहीं देखी है तो रिकमेंड करूंगा आप जरूर जाकर देख लीजिएगा। आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट हो रहे थे वो आपको देखने को मिलेंगे। ओके, और साथ ही साथ में आपको अपना फीडबैक भी मिल जाएगा कि कितने आपने अब तक तैयारी करी है। बाकी पेपर कब होगा, कैसे होगा, वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी जैसी कोई अपडेट होगा। तो चलिए आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। आज इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो नोटबुक निकालिए और आज की डेट डालिए, लिख लीजिए आज के नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पेपर नंबर 3 हिंदी पेडागोजी। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रखा है कि प्राथमिक स्तर पर आप किस तरह की बाल साहित्य उचित समझते हैं। तो आप किस प्रकार की बाल साहित्य जो होती है वो प्राथमिक यानी कि 1 से लेकर 5वीं क्लास के लिए होनी चाहिए। पहला, ऐसी साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं का दोहराव हो, ऐसी जिसमें केवल कविताएं हो, केवल कहानियां हो, या ऐसे साहित्य जो प्रसिद्ध साहित्यकार द्वारा लिखा गया हो। तो देखो, जो आपके पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास यानी कि प्राथमिक अवस्था पर जो आपकी बाल साहित्य होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, वो ऐसी होनी चाहिए जिसमें शब्द और जो घटनाएं होती हैं जो कठिन हो उसका दोहराव होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर था। जब मैं आपको पेडागोजी करवा रहा था तो उसमें बाल साहित्य से रिलेटेड आपको एक चैप्टर करवाया था, उसमें सारे पॉइंट आपको मैंने करवाए थे। अगर आपने वो वीडियोस देखी होगी तो आपको पता होगा, नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में और चैनल में मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराने से क्या लाभ है। पहला, पात्र का चरित्र चित्रण करने की कुशलता का विकास, श्रवण कौशल का विकास, नेक्स्ट लेखकों से परिचय, या चौथा बालक का विविधतापूर्ण भाषा सामग्री पढ़ने के अवसर देना। तो यहाँ पर देखो क्या बात करी जा रही है कि बच्चों को जो बाल साहित्य होती है वो उपलब्ध कराने का मेन मोटिव क्या होता है। तो बच्चों में विविधतापूर्ण भाषा, क्योंकि बाल साहित्य में क्या होता है, बच्चे के अध्ययन करने का और बच्चे की भाषा जो विकसित करने के लिए उसको अवसर प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार की सामग्री को जिससे उनकी भाषा का विकास और अच्छा हो सके और तीव्र हो सके और उसको आगे विस्तारण कर सके, उसके लिए सामग्री पढ़ने के क्या किया जा रहा है, उनको अवसर दिया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे अपनी संस्कृति धरोहर से जुड़ते हैं, केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं, केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं, या केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं। तो देखो, कहानी, कविता और गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चों के अंदर किस प्रकार की चीजें प्रवृत्ति विकसित होती है, अपनी संस्कृति धरोहर की से जुड़ते हैं। क्यों? क्योंकि कई कहानियां ऐसी होती है जो मानव के व्यवहार पर, मानव के अनुभव पर निर्भर करती है, और नाटक वगैरह जैसे कि महाभारत हो गया या फिर इस प्रकार के नाटक रामायण हो गए, इस प्रकार के नाटक करवाकर बच्चे की जो संस्कृति होती है उससे जुड़ने के लिए उनको मौका दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर था। और दोस्तों, अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पर मैं इसका पीडीएफ और व्हाट्सएप ग्रुप पर दोनों पर आपका मैं शेयर कर दूंगा। तो अगर आपने ग्रुप को ज्वाइन कर रखा है तो व्हाट्सएप ग्रुप की तो टेंशन मत लीजिए, आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हो। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां जाकर आप उसमें ज्वाइन हो सकते हो, वहां पर जाकर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंजू 8वीं कक्षा को हिंदी पढ़ाती है, इस स्तर पर उसे किसके लिए प्रयास करना चाहिए। देखिए, कौन से स्तर पर पढ़ाती हो, 8वीं कक्षा को, मतलब उच्च प्राथमिक स्तर को। तो किस प्रकार की उसकी प्राथमिकता किसको होनी चाहिए। पहला, स्वसर पाठन, दूसरा साहित्य विधाओं का परिचय, तीसरा अलंकार समझना या समझाना, और चौथा छंद समझाना। तो किस प्रकार की प्रवृत्ति होनी चाहिए 8वीं क्लास के लिए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा आपका, साहित्य विचारों या विधाओं का परिचय करना, मतलब उस प्रकार की चीजें सिखाना जो जैसे कि मुंशी प्रेमचंद्र की या फिर अलग अलग शीर्षकों की कहानी या कविताएं पढ़ाने के लिए उनको विधाओं के लिए परिचय कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चा क्या हो गया, उच्च स्तर पर आ गया, बच्चा उच्च चीजें अब समझने के लायक हो सकता है और हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पात्र पात्रिकाएं भाषा सीखने में, तो जो पात्र और पात्रिकाएं होती है उसमें भाषा जो सीखने में आपकी क्या होती है, जैसे कि समाचार पत्र हो गए या किसी प्रकार का आर्टिकल हो गया, तो उस चीज़ की चीज़ें आप जब इस्तेमाल करते हो तो वो एक भाषा सीखने में किस प्रकार की सहायता करती है आपको, किस प्रकार की वो चीज़ें होती है।
पहला बड़ों के पढ़ने की वस्तु है, दूसरा साधन है, तीसरा बाधक है या चौथा त्रुटियों को बढ़ावा देता है। तो ध्यान रखिएगा, पात्र या पात्रिकाएं कोई भी ऐसी चीज जो भाषा सीखने में आपको मदद करती है, उसको विस्तारण देती है, वो क्या कहलाती है? आपकी साधन कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की कक्षा में समाचार पत्र या पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि अगर आप कक्षा में समाचार पत्र या किसी प्रकार का मैगजीन का इस्तेमाल कर रहे हो तो किस प्रकार की क्या होगी उसकी प्रवृत्ति? पहला, शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है, दूसरा, बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े, तीसरा, बच्चे को मुख्य शिक्षक याद रहे, या चौथा, बच्चे प्रमाणित लेख समाचार आदि पर भी अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। तो देखने से पता लग जाता है ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि समाचार पत्र और पत्रिकाएं ऐसी वस्तु होती हैं जिसमें बच्चे भी अपनी क्षमता के अनुसार उसमें प्रतिक्रिया देने के लिए, व्यक्त करने के लिए अपनी भावनाओं को, उनमें समझ उत्पन्न होती है कि किस प्रकार की न्यूज़, किस प्रकार का किसकी भावनात्मक रूप से जुड़ना चाहिए, और उनसे उसका क्या होता है? भाषा विकास भी होता है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोग साधन हो सकता है। तो सर्वाधिक उपयोग साधन क्या होगा? पहला, सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें, दूसरा, उच्च स्तरीय लेखन सामग्री, तीसरा, बाल साहित्य का विविध उपयोग, या शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान। तो देखो, आपकी जो हिंदी प्रयोग होता है उसके विविध रूप को जानने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट साधन आपका क्या होगा? आपका तो उच्च स्तरीय लेखन जो सामग्री होती है उस चीज की आपके पास है, या उस प्रकार का जो साधन है उससे आपका सर्वाधिक आपको उपयोग मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको हिंदी प्रयोग में क्या करना है? विविध रूपों को जानना है, और विविध रूप आपको कहां पर मिलेंगे? उच्च स्तरीय लेखन वाली सामग्री में, जैसे कि विषय वस्तु, वो भी कैसे? उच्च स्तरीय के, हाई लेवल की बुकें जब मिलेंगी आपको, तभी आपको हिंदी के प्रयोग के लिए क्या कर सकते हो? विविध रूप का इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में पठन संस्कृति का विकास करने के लिए अनिवार्य है बाल साहित्य पठन हेतु प्रेरणा, दूसरा, वर्तनी विन्यास का अभ्यास, तीसरा, पठित सामग्री का लेखन अभ्यास, या चौथा, कक्षा में मुख्य वाचन करने का अभ्यास। देखो, करना क्या है? पठन संस्कृति का विकास करने के लिए आप इनमें से क्या अनिवार्य होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बाल साहित्य का पठन हेतु प्रेरणा, क्योंकि बाल साहित्य द्वारा क्या पढ़ाया जाता है? क्या किस चीज की प्रवृत्ति आपके अंदर होती है? आपके अंदर अध्ययन, यानी किसी चीज को पढ़ने के लिए लर्निंग की आपकी प्रवृत्ति विकसित होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चे के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए किस प्रकार के बाल साहित्य चुननी चाहिए? रंगीन चित्र, सरल जानकारी, छोटी रचनाएं, या रोचक विषय वस्तु। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए। इस प्रकार के होने चाहिए जिसमें रोचक विषय वस्तु हो, ऐसी विषय वस्तु हो जिसको देखकर बच्चे के अंदर पढ़ने की प्रवृत्ति बढ़े, पढ़ने की प्रवृत्ति उसमें और रुचि उत्पन्न हो। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉल भाषा की कक्षा में अक्सर बाल साहित्य पढ़ते हुए नजर आता है, इसका संभावित कारण है? तो क्या हो सकता है? पहला, उसमें पढ़ने के प्रति ललक है, दूसरा, शिक्षण जो होता है वो नीरस है, मतलब किसी काम का नहीं है, उसको अच्छा नहीं लगता है वो, तीसरा, उसे केवल कहानियां पढ़ने का शौक है, या उसकी पाठ्य पुस्तक नीरस है, मतलब किसी प्रकार का ज्ञान उसको उससे प्राप्त नहीं मिलता है इसलिए। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि बाल साहित्य जब पढ़ते हैं उसका उपयोग करते हैं, वो किस लिए करते हैं? आपके पढ़ने में रुचि उत्पन्न करने के लिए, आपके पढ़ने को ललक करने के लिए, आपकी लर्निंग को और एनहेंस करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में बाल साहित्य का प्रयोग किया जाने के पक्ष में सार्वजनिक कारण है। तो सबसे उपयुक्त कारण क्या है आपके प्राथमिक स्तर पर बाल साहित्य का उपयोग करना? पहला, इसका प्रयोग बच्चों के भाषा अनुभव को विस्तार करता है, दूसरा, यह पाठ्य पुस्तक से बेहतर होता है, तीसरा, इन्हें पढ़ना अपेक्षाकृत सरल होता है, या इन्हें पढ़ाने में शिक्षक को मजा आता है। तो सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि इसका प्रयोग बच्चों के भाषा अनुभव को विस्तार देता है। क्योंकि बाल साहित्य से बच्चे के अंदर क्या विकसित होता है? एक तो भाषा उसकी विविधता रूप होती है, उसको विस्तार मिलता है, और उसके साथ साथ में उसको अध्ययन करने में, मतलब लर्निंग करने में आनंद आता है, उसको और एनहेंस करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण में सर्वव्यापी महत्वपूर्ण सामग्री है। तो उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि आपका 5 से ऊपर की क्लास में हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण सामग्री क्या है? पहला, अभ्यास पुस्तिका, बाल साहित्य, पाठ्य पुस्तक या अभ्यास पत्रिका। ध्यान रखिएगा, उच्च प्राथमिक स्तर की बात करी जा रही है, छोटे स्तर की बात नहीं करी जा रही है। ओके, तो उच्च स्तर में क्या इंपॉर्टेंट होती है? पाठ्य पुस्तक इंपॉर्टेंट होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा कक्षाओं में प्रदर्शित सामग्री केवल जब सजावटी हो जाती है। तो जो आपकी प्रदर्शित सामग्री होती है, जो इंपॉर्टेंट होती है बच्चे के शिक्षण विकास को करने में, वो सजावटी जब हो जाती है जब वह सामग्री पाठ्य पुस्तक की ना हो, बच्चे उसे आते जाते देखते हैं, बच्चों को पढ़ना लिखना सीखने में उसका उपयोग नहीं होता, या वह बच्चे का अनिवार्यता कोई मूल्य ना सिखाए। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर है। कोई चीज जब सजावटी हो जाती है जिसका कब किसी प्रकार का कोई कार्य ना हो, किसी प्रकार का उसका इस्तेमाल ना हो, बस उसको क्या करते हैं, बच्चे का पढ़ने लिखने सिखाने में किसी भी प्रकार का उसका उपयोग नहीं किया जा रहा हो। तो जब उपयोगी नहीं हो रहा हो तो क्या होगी? वो एक सजावटी वस्तु ही होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की कक्षा में विभिन्न संचार माध्यम जैसे कि मुद्रित और अमुद्रित का प्रयोग। अब ये मुद्रित और अमुद्रित क्या होती है? तो ध्यान रखिएगा, मुद्रित वो चीजें जो प्रिंटेड है, मूर्त रूप से होती है, जैसे कि बुक्स, पत्रिकाएं, न्यूज़पेपर, वो सारी चीजें जो क्या होती है, मूर्त रूप से होती हैं। और अमूर्त मतलब अमुद्रित क्या होती है? वो सारी चीजें जिसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रिंट चीज नहीं होती है, जैसे कि प्रोजेक्ट्स हो गए, मॉडल्स हो गए, वो सारी चीजें किस में कहलाती हैं? आपकी अमुद्रित में कहलाती हैं। ओके, तो उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है भाषा की कक्षा में? पहला, शिक्षक को बाकी शिक्षकों से अलग और श्रेष्ठ सिद्ध करता है। दूसरा, भाषा शिक्षा की कर्तव्यनिष्ठा को द्योतक है। तीसरा, समावेशी कक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग देता है। या चौथा, बच्चों की भाषा के आकलन में अनिवार्य है। तो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही इस्तेमाल किया जाएगा। क्यों? क्योंकि समावेशी कक्षा में आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग देता है। वो ऐसी चीजें हैं जिस प्रकार से बच्चा सीखना चाहे, जिस प्रकार से बच्चा करना चाहे, उस प्रकार से सिखाया जा रहा है। क्योंकि आपकी कक्षा कैसी है? समावेशी कक्षा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है? बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर, बच्चों की भाषा गतिविधियों की सूची बनाने पर, समस्याओं की पहचान करने पर, या समस्याओं के कारण की सही पहचान करने पर। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगर उपचारात्मक शिक्षण की सफलता तभी आपकी निर्भर करेगी, एक तो आप समस्या की पहचान कर लो और उसके साथ साथ उसके कारण की भी पहचान कर लो। समस्या की पहचान करना आपकी उपचारात्मक का नहीं, संरचनात्मक का होगा। अगर आप उपचारात्मक करते हो मतलब आपने जब समस्या के पीछे का कारण भी ढूंढ लिया, समस्या है ये तो आपको सबको पता चल जाता है, लेकिन उस समस्या के पीछे कारण क्या है, उसके पीछे जो उसका रीजन है वो क्या है, अगर वो जान लेता है, वो समझ लेता है बच्चा, तो क्या है उसके अंदर उपचारात्मक शिक्षण की सफलता उसके ऊपर दिखाई दे रही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में दृष्टिहीन बच्चों के समावेशन के लिए आप क्या करेंगे? तो आपकी कक्षा में जो है वो दृष्टिहीन यानी कि जो देख नहीं पाते, उन बच्चों के समावेशन के लिए आप क्या करोगे? पहले, धीमी गति से पाठ पढ़ते हुए उनका वर्णन को विस्तार देंगे। दूसरा, ब्रेल लिपि की सामग्री उपलब्ध होने की प्रतीक्षा करेंगे। तीसरा, उन्हें भाषा संबंधित आसान कार्य देंगे। या तीसरा, पढ़ने के बाद या पढ़ाने के बाद उनसे कोई भी सवाल नहीं पूछेंगे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इसका, कि धीमी गति से पाठ पढ़ाते हुए उसे वर्णन, उसका विस्तार देंगे, मतलब उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हुए जाएंगे। ना कि वहां पर आप ब्रेन लिपि की उपलब्ध होने का प्रतीक्षा करोगे, ना ही भाषा संबंधित आसान कार्य करोगे, और ना ही उसके बाद कोई जो आपका चैप्टर खत्म हो जाता है उसके बाद ना ही कोई सवाल पूछोगे। इसी प्रकार की कोई प्रवृत्ति नहीं होता है। आप वहां पर जो मौजूदा हालत है उस हालात को देखते हुए, उस हालात में जिस प्रकार से उन बच्चों के लिए बेहतर से बेहतर किया जा सकता है वो हम करेंगे। तो वहां पर सही तरीका यही होगा कि आप धीमी गति से पढ़ाते हुए उनको अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़े। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेलिन विकार जिसे आप इंग्लिश में ऑटिस्टिक डिसऑर्डर कहते हो में बच्चा किस प्रकार का व्यवहार या परिवर्तन उसमें देखा जाता है। पहला, अपने हाथ पैर हिलाने में कठिनाई का अनुभव करता है। दूसरा, सामाजिक अंतरक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव कर होता है। यह अक्सर खाने से मना कर देता है। यह अपने ही कार्य में लीन रहता है। तो मैंने आपको बताया था जो स्वेलिन विकार के व्यक्ति होते हैं, बच्चे होते हैं जो ऑटिस्टिक होते हैं, वो अपने विचारों को अपने थॉट्स को दूसरे के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। वो अपने ही में अपने अलग रूप में रहना पसंद करते हैं, दूसरों के सामने खुलकर वो नहीं आ पाते। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर था कि सामाजिक अंतरक्रिया और संप्रेषण में कठिनाइयों का अनुभव करते हैं। मतलब समाज के साथ अंतरक्रिया करने में और अपनी बात जो संप्रेषण होती है उसको दूसरों के सामने लाने में, प्रस्तुत करने में उनको कठिनाइयां महसूस होती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेष दृष्टि वाले बालक हैं। तो शेष दृष्टि वाले बालक मतलब जिनकी कुछ आंखों की रोशनी हल्की हल्की बची हुई, हल्के हल्का किसी कार्य को, किसी चीज को वो देख सके, उन्हें शेष दृष्टि वाला बालक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखने से पता लग जाता है, जिनकी आंखों में कुछ रोशनी बाकी हो, मतलब किसी चीज को आप हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला देख सकते हो, उसी को ही शेष दृष्टि वाले बालक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय, यानी कि जो आपके दृष्टि से सही तरीके से देख नहीं पाते हैं, उनको भाषा सिखाते समय आप किस प्रकार की उपचारों का ध्यान रखेंगे। पहला, उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। दूसरा, उन्हें विविध भाषा गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। तीसरा, कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। या चौथा, अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। देखो, हमें सिखाना क्या है, भाषा। तो भाषा हम कैसे प्रकार से सिखा सकते हैं, उससे अधिक मौखिक भाषा में बात करके, उसका प्रयोग करके, अधिक से अधिक संप्रेषण करके, उसके साथ अधिक से अधिक वार्तालाप करके, तभी तो हम उसको भाषा या चीजें सिखा सकते हैं। क्योंकि आपको जो भी सिखाना बच्चों के व्यवहार में लाना है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल सही आंसर है। वो आंखों से देख नहीं सकते हैं, लेकिन दृष्टिबाधित ना होने के कारण सुन तो सकते हैं, वो उनके कान तो पूरे प्रॉपरली वर्क करते हैं। तो सुनी हुई चीज से तो हम भाषा को ग्रैब करते हैं, सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीता अक्सर शब्दों को उल्टा लिखती है और लिखते समय कुछ अक्षरों को छोड़ देती है। उसे लिखने में कठिनाई होती है। उसकी समस्या डैश से संबंधित है। तो जब मैंने आपको पढ़ा रहा था पूरा का पूरा, मैंने आपको अच्छे से चैप्टर जो लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है वो मैंने आपको करवा दिया था, और इंपॉर्टेंट 9 प्रकार की मैंने वहां पर आपको जो ये डिसेबिलिटीज होती है उनके बारे में अच्छे से समझाया था। तो लिखने में या किसी शब्द को छोड़ देना या किसी शब्द को उल्टा लिख देना, जैसे बट को पुट को या TUT बीट लिख देते हैं, उल्टा लिख देते हैं, वो मिरर इमेज कर देते हैं। तो किस प्रकार की डिसेबिलिटीज का प्रकार होता है, तो वो होता है डिस्ग्राफिया का। तो ऑप्शन नंबर इस हिसाब से देख लो, डिस्ग्राफिया कहाँ है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर था। मैंने ग्राफिया लास्ट का वर्ड आपको पकड़ने के लिए बोला था। कैसा आ रहा है, ग्राफ का मतलब आ रहा है। ग्राफिया ग्राफी से होता है, थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेशन जम रहा है वहां पर। और ग्राफ हम कैसे करते हैं, बनाकर दिखाते हैं, मतलब लिख कर दिखाते हैं। और लिखना कहां पर आ जाता है आपका, डिस्ग्राफिया में। ओके, तो यहां से आप इसको ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है, वह डैश से ग्रस्त है। अब यहाँ देखो, वो पढ़ने से आपका कठिनाइयां महसूस कर रहा है। और पढ़ने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, जब भी बच्चा कोई पढ़ने में हकलाता है, रुकता है या ज्यादा समय लेता है, तो किस चीज का ग्रस्त है, वो डिक्लेक्सिया से ग्रस्त है। तो डिक्लेक्सिया आपका कहां पर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है, नरिसा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः डैश से संबंधित है। तो अभी मैंने आपको बताया कि पढ़ने में आप जब अटकते हो, रुकते हो या ज्यादा समय लेते हो, तो उस प्रकार के डिसेबिलिटीज को क्या कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि आपके हिसाब से इसका ऑप्शन सही कौन सा होगा, 1, 2, 3 या 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुलेखा को पढ़ने में कठिनाई होती है लेकिन उसका अवबोधन पक्ष बेहतर है। तो सुलेखा की समस्या, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या है, वो सुलेखा क्या है, पढ़ने में उसको कठिनाई का अनुभव वो करती है, लेकिन जो उसका
बोधन पक्ष है वो बेहतर है। क्वेश्चन को हल्का सा ट्विस्ट करा गया है, आपको परेशान किया गया है, लेकिन क्वेश्चन आपका यहीं पर ही खत्म हो जाता है कि सुलेखा पढ़ने में कठिनाइयां होती है उसे पढ़ने में। तो क्वेश्चन यहीं पर ही खत्म था, लेकिन आगे आपको उलझाने के लिए दे रखा था। और पढ़ने में जब भी कठिनाई आएगी तो आप उसका आंसर क्या लगाओगे? डिक्लेक्सिया ही लगाओगे। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की समावेशी कक्षा का स्वरूप निर्धारित करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो आप उच्च प्राथमिक स्तर पर ध्यान रखिएगा, पूछी गई है, और वहां पर आपका समावेशी कक्षा का जो स्वरूप निर्धारित किया जाता है वो किस काल पर क्या करना चाहिए या किस आधार पर करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आकलन, पाठ्य पुस्तक, शिक्षण प्रक्रिया, ये अभ्यास कार्य है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आकलन, क्योंकि समावेशी कक्षा कैसी होती है आपकी? बहुत प्रकार के बच्चे उसमें होते हैं, जो मेंटली डिस्टर्ब भी होते हैं, मेंटली रिटार्डेड भी होते हैं, या फिर आपके डिसेबिलिटीज काफी प्रकार की उनमें होती है। तो सभी प्रकार के बच्चे वहां पर पाए जाते हैं। तो समय समय पर उनका आकलन करते रहना चाहिए, जो कि महत्वपूर्ण कार्य भी होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बालक अपनी क्षेत्रीय भाषा मातृभाषा को सीखने में रुचि ले रहा है तो इसका संबंध व्यवहार के किस पक्ष के हो सकता है? तो यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी बच्चा अपने क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा को सीखने में रुचि ले रहा होता है ना, वो किस प्रकार का पक्ष होता है? ज्ञानात्मक का, भावनात्मक का, क्रियात्मक का, या उपयुक्त में से सभी। तो आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, जब भी क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा की सीखने में रुचियां होती है वो भावनात्मक पक्ष से आती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर है। और ये तीनों के तीनों पक्ष जब मैं आपको पढ़ा रहा था उस समय मैंने आपको बताया भी था। क्यों? क्योंकि अपने भावों को, अपने विचारों को वो अपनी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में दूसरों के सामने प्रकट कर पाता है, इसलिए वो सीखने में, वो उस चीज का व्यवहार में उनके पक्ष में वो आता है। क्योंकि आपका जो व्यवहार है वो कैसा होता है? स्वाभाविक होता है। आप अपने भाव को कैसे प्रकट करते हो? अपने भाषा के द्वारा ही प्रकट करते हो। इसलिए जब भी आप अपनी मातृभाषा सीखने में रुचि लेते हो ना, तो भावनात्मक पक्ष से संबंधित होता है वो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के व्यवहार के भावनात्मक पक्ष को प्रबल बनाया जा सकता है। तो भावनात्मक पक्ष जो होता है उसको और अच्छा बनाया जा सकता है किस कारण से? पहला, गद्य साहित्य के अध्ययन से, पद साहित्य के अध्ययन से, गीत साहित्य के अध्ययन से, या उपयुक्त सभी। तो देखो, जो आपका भावनात्मक पक्ष होता है वो भाषा से रिलेटेड होता है, और भाषा को, गद्य और पद दोनों को जितना ज्यादा आप साहित्य का इस्तेमाल करोगे वो भाषा उसकी और निखर कर आएगी। और इसलिए इसका ऑप्शन जब 2 सही है तो ऑप्शन नंबर 4 हम सही लगाएंगे, उपयुक्त सभी। और उनके साथ साथ अगर आप गीतों का भी इस्तेमाल कर रहे हो तो बच्चे की भाषा में पकड़ और ज्यादा मजबूत होगी और ज्यादा प्रबल होगी। तो इन तीनों का इस्तेमाल करके बच्चे की भाषा को और अच्छे से पक्ष को बनाया जा सकता है, निखारा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक की निरंतरता डांट फटकार से बच्चों को क्या परिवर्तन हो सकता है? देखो क्या बोला जा रहा है, आप अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हो और आप किसी बच्चे को लगातार डांट रहे हो, फटकार रहे हो, उससे उसमें क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा? पहला, आत्मविश्वास में वृद्धि, दूसरा, लेखन पठन में सुधार, या आत्मविश्वास में कमी, या श्रवण का विकास। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, आत्मविश्वास में उसमें कमी आ जाएगी, क्योंकि हर कार्य के बाद, हर समय के बाद आप उसको डांट फटकार रहे हो। और इसका मेन रीजन क्या हो सकता है? या फिर आपका जो बार बार डांटना फटकारना है उसके पीछे क्या होगा? बच्चे हर किसी काम के पीछे उसको पता ही है कि आप उसको डांटोगे ही, फटकारोगे ही, तो किसी भी काम को करने से पहले, वो पहल करने से पहले उसके बीच में, उसके मन में ये आ जाएगा, यार छोड़ना, टीचर बार बार डांट फटकारता ही रहता हर काम के लिए, तो क्या फायदा उस काम को करके, इसलिए उसमें आत्मविश्वास में कमी आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक अवरुद्धता वाले बालक का बुद्धि लाब्धि स्तर अपनी ही आयु के समान बालक की तुलना में होता है। तो मानसिक जो आपके विकलांग बालक होते हैं और जो बुद्धि लाभ जो बालक सामान्य स्तर में होते हैं, उनकी आयु में कितनी तुलना हो सकती है? पहला, 2 वर्ष से अधिक, बराबर, या 2 वर्ष से कम, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो, इसमें से कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि 2 वर्ष से कम हो, बराबर, या 2 वर्ष से ज्यादा हो। तो ऑप्शन नंबर 4 हम इसका आंसर सही मानेंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सही आंसर किसी को भी नहीं पता, वो 2 वर्ष अधिक भी हो सकता है, 2 वर्ष कम भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हम इसका बिल्कुल सही आंसर मानेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? तो आपके होमवर्क के बारे में इसमें से कौन से कथन उचित है? पहला, बच्चों की क्षमता स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्यों का अभ्यास मात्र है। गृह कार्य देना अति आवश्यक है। या गृह कार्य अभिभावक को व्यस्त रखने के लिए उत्तम साधन है। तो सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, क्योंकि बच्चों की जो क्षमता होती है उसका स्तर होता है, उसी के अनुसार हमें होमवर्क देना चाहिए। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो बच्चों का होमवर्क दिया जाता है वो सभी बच्चों को एक जैसा देना चाहिए या सब बच्चों को आप उनके आवश्यकता, रुचि अरुचि के हिसाब से अलग अलग देना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, जो बच्चों का होमवर्क होता है वो हर बच्चे का इंडिविजुअल होता है, अलग अलग होता है। हर बच्चे की रुचि अरुचि आवश्यकता के अनुसार उनको होमवर्क देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर था। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आज की वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि टोटल क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे जाके वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में जो बेल आइकन होगा उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।